हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज क्लास 8 में साइंस जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति यानी स्पीसीज की जो निरंतरता बनाने के लिए ये क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जीवों में जनन की विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसे जीवों में क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जंतुओं के जो हैं जनन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले के चैप्टरों में हम जो पौधे होते हैं उनमें जनन की विधि क्या है, वो किस प्रकार जनन करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस विधा जो है इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम जो है जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है उनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 9.1 जो है हमें दिया गया है जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चे के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए। जैसा कि प्रक्रम जो है संख्या 1, क्रम संख्या 1 और 5 में जो है उदाहरण देकर आपको दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि जो चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व यह जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की जो ये जनन की तरह जंतुओं में जो जनन की विधि है वो 2 प्रकार की विधियां होती हैं। पहला तो होता है लैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा जो होता है अलैंगिक जनन। यहाँ पर आपको सारणी 9.1 दी गई है। जंतुओं में जो संतति यानी किस प्रकार संतति होती है, यहाँ पे देखिए पहला एक तो उदाहरण दिया गया है आपको मनुष्य। तो मनुष्य की जो संतति होती है, बच्चे होते हैं, वो किस में होते हैं? शिशु में होते हैं। और सेकंड आपको दिया गया है मुर्गी। तो मुर्गी जो है अपनी संतति देती है, तो क्या होते हैं? उनके बच्चे चूजे में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको ये जो है सारणी 9.1 कंप्लीट करनी है। अब देखेंगे 9.2 हमारा जो पहला विधि है लैंगिक जनन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था? इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी क्या होते हैं? नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज जो है यह युग्मनज क्या होते हैं? विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जो जनन है जिसमें नर और जो मादा युग्मनक का संलयन होता है तो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। यहाँ पर आप देखेंगे नर जनन अंग। नर का जो जनन अंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नर जनन अंगों में एक जोड़ा क्या होता है? वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका होती है तथा एक शिश यानी लिंग होते हैं। चित्र 9.1 में आपको दर्शाया गया है, नीचे समझाया जाएगा। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। जो वृषण नर होते हैं वो क्या होते हैं? युग्मक का उत्पन्न करते हैं और जो शुक्राणु कहलाते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। जो वृषण होते हैं वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका की सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप
यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। चित्र 9.1 में देखेंगे आपको मानव में नर जननांग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चित्र में आपको जो है कि यहाँ पर आपको शुक्राणु नलिका दी गई है। यहाँ पर आपका जो है शिश्न, आपको जो पतली नली जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, शिश्न है। और यहाँ पर आपका जो है नीचे की ओर वृषण है, ठीक है। तो ये रहा मानव में नर जननांग का जो है भाग आपको बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए चित्र 9.2 में देखेंगे आप, तो जो है मानव शुक्राणु, मानव शुक्राणु में देखिए यहाँ पे जो है ये जो नीचे की ओर है क्या है, ये पूंछ है, और इसके मध्य का भाग और ऊपर की ओर क्या है, सिर है, इस तरह से। अब आगे देखेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन अंग के बारे में हम पढ़ लें। तो जो है मादा जननांगों में क्या है, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी डीब वाहिनी भी उसे कहते हैं, अंडवाहिनी को डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है, तथा गर्भाशय होता है। चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखेंगे चित्र 9.3, यहाँ पे देखिए मानव में जो है मादा जननांग, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है आपको यहाँ पर इस तरह से अंडाशय दिखेगा, यहाँ पर है आपका जो गर्भ, और यहाँ पर अंडवाहिनी जिसे डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिम्ब कहते हैं। चित्र 9.4 में दर्शाया गया है। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों जो है अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। तो गर्भाशय वह भाग है जहाँ जो है शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो गर्भाशय का जो भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, जो शिशु होता है उसका वहाँ पर विकास होता है, और शुक्राणु की तरह भी अंडाणु जो है क्या है, एकल कोशिका है। यहाँ पे 9.4 आपको मानव अंडाणु, यहाँ पे आपको मध्य में, सबके मध्य में क्या दिखाई देगा, केंद्रक। अब आगे देखेंगे, बुझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। अब देखेंगे निषेचन क्या है, निषेचन क्या कहलाता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो है जनन प्रक्रम का जो पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, देखिए फर्स्ट जो स्टेप होती है क्या होती है निषेचन में, जो शुक्राणु होता है और जो अंडाणु होता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन होता है, ठीक है। संलयन जो होता है, संलयन है। फिर देखेंगे आप जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह जो संलयन है क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चित्र 9.5 में दिया गया है। अब देखेंगे निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चित्र 9.6 में आपको दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 9.5, चित्र 9.5 में आपको देखेंगे जो है क्या है, यहाँ पर आपको शुक्राणु दिए गए हैं और ये है आपका अंडाणु, ठीक है। तो जो शुक्राणु है और अंडाणु का जो है संलयन होता है तो क्या होती है, निषेचन होता है, ठीक है। तो ये है 9.6 में, चित्र 9.6 में युग्मनज दिया है, और यहाँ पे आपको मध्य में क्या है, संलयित केंद्रक दर्शाया गया है। क्या आपको जानकारी है कि यह युग्मनज एक व्यष्टि का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का क्या होता है, संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन। जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा जो मुर्गी इत्यादि होते हैं वो अनेक जंतु में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ
यहाँ पर देखेंगे क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है। तो चलिए परखनली शिशु के विषय में जान लें थोड़ा। बूजो पहले के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी जो चिकित्सक होते हैं ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे जो शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। देखिए पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, परखनली शिशु कहलाती है। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे परखनली शिशु है तो जो है जो शिशु होगा, जो बच्चा होगा, क्या होगा, जो शिशु होगा वो परखनली में ही उसका विकास होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या है, जो प्रोसेस है उसको परखनली शिशु का नाम दिया गया है। देखिए आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतु में निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतु में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। यहाँ पे देखेंगे क्रियाकलाप 9.1 आपको यहाँ पर दिया गया है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को क्या करना है, आपको नोट करना है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो क्या है, जो मादा सैकड़ों अंडे देती हैं। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बहुत ही कोमल होते हैं। जो मेढक के अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, कवच से ढके नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, बहुत ही अपेक्षाकृत बहुत ही कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों की को एक साथ रखती हैं तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। चित्र 9.7 में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको जो है मेढक के अंडे इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन जो है मादा के शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन हमने जो पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए बूजो कुछ बता रहा है हमें। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले ने बताया है कि यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि जो अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रवाहित यानी अनावरित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंडों कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9.8 में आपको युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास रोपण। उससे पहले ये हम देख लें भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। चित्र 9.8 में दर्शाया गया है।
तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होती जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। चित्र 9.8c में दिया गया है। अब देखेंगे गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्र में आपको पहला चित्र में देखिए यहाँ पर जो है भ्रूण का विकास जो है रोपण किस तरह से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो है अंडोत्सर्जन यानी जो अंडाशय यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो क्या है युग्मनज। फिर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो है ये आपको यहाँ पर गर्भाशय दिखाई देगा और इसमें जो है भ्रूण का रोपण यानी रोपित भ्रूण आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो और बी में देखेंगे और यहाँ पे देखिए बी में आपको क्या है कोशिकाओं का पिंड, ये जो है कोशिकाओं का पिंड इस प्रकार से। और सी में आपको ये चित्र सी में आपको दिखेगा भ्रूण में का गर्भाशय में रोपण यानी आवर्धित होना। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिखेगा गर्भाशय भित्ति और यहाँ पर क्या है आपका विकसित हुआ भ्रूण। अब आगे देखेंगे भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है। ठीक है, तो जो भ्रूण की अवस्था में जब भ्रूण का रोपण हो जाता है तो क्या होते हैं वो अवस्था में जो शारीरिक भाग होते हैं शिशु के उनकी पहचान होने लगती है, वो क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या करती है? जन्म देती हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको गर्भाशय में भ्रूण इस तरह से जो है भ्रूण का क्या है जो पूरी तरह से उसका विकास हो जाता है तो गर्भाशय में जो शिशु है उसके सारे अंग जो हैं उनका भी विकास हो जाता है, जैसे हाथ, पैर, आँख इस प्रकार से। ठीक है, अब देखेंगे मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। जब चूजे कैसे जन्म लेते हैं आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाले कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे को निर्मोचित करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने जो है मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मुर्गियां होती है क्या होती है अपने अंडों पर बैठी होती हैं, उन्हें क्या करती हैं उष्मायन, उनको हीट करती हैं, उन्हें सेकती हैं, उन्हें गर्म करती हैं। जो उनके शरीर की गर्मी होती है उनके द्वारा क्या करती हैं अंडों को उष्मायन करती हैं। क्या आप जानते हैं कि अंडे के जो अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के हैं जो प्रस्फुटन के बाद चूजा जो है बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है। ठीक है, तो जो बाह्य निषेचन होता है उनमें भ्रूण का जो विकास है, जैसे कि जो मुर्गी है तो क्या होता है वो अंडे को दे देती है, उसके बाद है अंडे के अंदर जो है शिशु का, जो जंतु के शिशु होते हैं उन जंतुओं का क्या होता है अंदर ही अंदर भ्रूण का विकास होता है और जो मादा के शरीर के बाहर होता है। और भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर जो है अंडोत्पत्ति होती है। अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपॉल तैरते हुए देखे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित होकर शिशु जन्म देते हैं, जबकि कुछ हैं जंतु क्या होते हैं अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जो
डायरेक्टली क्या होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये जो है जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी हुई, ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। यहाँ पे देखें क्रियाकलाप 9.2, मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे को अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती हैं, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाय, कुत्ता और बिल्ली क्या होती है, वो अंडे नहीं देती है, ठीक है, और डायरेक्ट क्या होती है, शिशु को जन्म देती हैं। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती है, इनमें जो है माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, जैसे कि मनुष्य देते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या है, पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देते हैं। ये क्या है, जरायुज जंतु के उदाहरण, ठीक है। तो जब अब आप जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। इसी अब समझ में आपके आ ही गया होगा, जो जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु के आपको उदाहरण देने हैं। अब देखिए, शिशु में वयस्क नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए, ठीक है। हमने पहले के चैप्टर में जो है रेशम कीट का जो जीवन चक्र है किसके बारे में हमने पढ़ा है, वो क्या करता है, पहले अंडा देता है, फिर लार्वा या झिल्ली, फिर प्यूरा, फिर वो क्या होता है, वयस्क होता है, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले हम पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतु का अन्य उदाहरण भी है, चित्र 9.10 में दर्शाया गया है, ठीक है। तो मेढक भी क्या है, इसी प्रकार के जंतु का एक और एग्जाम्पल है। चलिए, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की जो विभिन्न अवस्थाओं का यानी जो चरणें होती है, जो स्टेप्स होती है, उनका प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाएं अथवा चरणों को देख सकते हैं। पहला तो क्या है, अंडा, फिर टेडपोल यानी लार्वा, फिर वो क्या होता है, वयस्क होता है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको दी गई हैं, आप नीचे समझेंगे हम। क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत ही अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले जो लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते, फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है मेढक का जीवन चक्र समझाया गया। 3 स्टेप्स आपको दी गई थी, 3 अवस्थाएं दी गई थी। तो पहले आपको क्या दी गई थी, वो क्या, पहले क्या होता है, अंडा होता है, उसके बाद क्या होता है, आरंभिक टेडपोल, फिर आरंभिक टेडपोल से बाद का टेडपोल, इस प्रकार से, फिर लास्ट जो होता है डी वयस्क। इस प्रकार से मेढक का जो है जीवन चक्र यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने एक सुंदर सलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखेंगे 9.3 में आपको अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन। अब तक हमने क्या किया है, जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा कि जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आपने उनके प्रजनन के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसके बारे में अब, ठीक है,
पढ़ेंगे। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में हम अब छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं। ठीक है, तो अब उनकी में जनन की विधि के बारे में हम जानेंगे, उनमें किस प्रकार प्रजनन होता है। यहाँ देखेंगे क्रियाकलाप 9.3 आपको देखेंगे हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन देखेंगे यहाँ पर हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है, इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना जो है चित्र 9.11 आपको यहाँ पर दिया गया है उसके साथ आपको करनी है। अब देखेंगे प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होकर नए जीव जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्वाधर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ध्यान से देखेंगे इस प्रकार जो पूरी प्रोसेस है उसमें जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को क्या है जन्म देता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार का जो जनन है क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए जो है यह कैसे होता है, यह अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं कि आपको स्मरण होगा कि जो अमीबा है क्या है, एक कोशिकिक होता है, एक कोशिक होता है। चित्र 9.12a में दिया गया है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। चित्र 9.12b में दर्शाया गया है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों यानी कोशिकाओं में बट जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। चित्र 9.12c में दिया गया है। परिणाम स्वरूप एक जनन से दो अमीबा बनते हैं। चित्र 9.12d में इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या होता है जिसमें अलैंगिक जनन को जिसमें जीव होता है क्या होता है, विभाजित होता है और विभाजित होकर क्या होता है दो संतति को उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब देखेंगे मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, यहाँ पर देखेंगे आप कि जो है अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन की विधि आपको देखो फर्स्ट में आपको देखिए इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ये है पहला आपको पहले प्रोसेस यहाँ पे देखा गया। सेकंड है आपको कि जो है विभाजित केंद्रक, आप देखेंगे यहाँ पे जो डॉट है वो क्या हो गया है, यहाँ पर विभाजित हो गया है। फिर उसके विभाजन के बाद आपको देखिए थर्ड जो है सी चित्र में आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। फिर जो है लास्ट में आपको जो डी है क्या हो गया, अमीबा में द्विखंडन हो गया। आप देखेंगे पूरी तरह से क्या हो गया, ये दोनों विभाजित हो गए हैं। से चित्र 9.12 में अमीबा में द्विखंडन आपको पूरी प्रोसेस दर्शाई गई है। अब यहाँ देखेंगे डॉली की कहानी क्लोन। किसी समरूप कोशिका का या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु को सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगिक ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने यह एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। चित्र 9.13c में दिया गया है। देखिए डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। वह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। यहाँ पर आपको चित्र 9.13 में देखिए फिन डॉर्सेट भेड़, बी में आपको स्कॉटिश ब्लैक कैफेस ईव और सी में आपको डॉली। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। चित्र 9.13a में दर्शाया गया है। उसी प्रकार स्कॉटिश जो है ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। चित्र 9.13b में अंड कोशिका से केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटफिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया
गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश के ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ था तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण जो है परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिससे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 में जो है डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जो है जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के साथ अनेक विकृतियां होती हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आपको अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने रहेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है जंतुओं में जनन कंप्लीट होता है। थैंक यू।